नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मोदी के दिल में सिख कौम के लिए प्यार, बोले नड्डा। किसान संगत में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसानों व सिख संगत से किया संवाद। किसान व सिख कौम प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का किया सम्मान। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के निवास पर पहुंचे, साफ मैसेज, डॉक्टर राम प्रताप ही होंगे बीजेपी के अगले उम्मीदवार। जिंदा जलाने वालों को गिरफ्तार करने की मांग, माकपा कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शुक्रवार को हनुमानगढ़ में आयोजित किसान संगत में किसानों व सिख समाज के नागरिकों से संवाद करते हुए कहा कि सिख गुरुओं ने भी अपनी शहादत देकर देश को एक रखने का काम किया। इसे कभी नहीं भुला सकते, लेकिन सिख कौम के साथ सभी राजनीतिक दलों ने हमेशा राजनीति की है, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। मोदी के दिल में सिख कौम के लिए प्यार है, वे उनका दर्द जानते हैं। हनुमानगढ़ आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जंक्शन के जाट भवन में आयोजित किसान संगत में कहा कि नरेंद्र मोदी ने राजनीति नहीं की, उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण करवाया। उन्होंने गुरुवाणी को उर्दू, उड़िया, मराठी, हिंदी, गुजराती सहित 15 भाषाओं में रूपांतरित कर पढ़ाने का काम शुरू करवाया है। यूनेस्को में प्रधानमंत्री ने आग्रह किया है कि विदेशी भाषा में भी गुरुवाणी का रूपांतरण हो। 1984 के दंगा पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद प्रदान की गई है। टूरिज्म के माध्यम से देश के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब को और विकसित करने की घोषणा की गई है। सिख कौम के लिए इतनी गहराई से काम करने वाला नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और नेता नहीं हो सकता। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। हमारे सिख भाइयों ने, हमारे गुरुओं ने जितना देश के लिए, रक्षा के लिए योगदान किया है, वो कदापि देश नहीं भुला सकता है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना। अगर हम देखें तो हमारे ध्यान में आता है कि किस तरीके से हमारे सिख गुरुओं ने हमको शिक्षा दी। हमारे ध्यान में आता है किस तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों ने शहादत दी, किस तरीके से हमारे अन्य गुरुओं ने शहादत दे करके इस देश को एक रखने का काम किया है। उसमें सिख भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। इसको हम कभी भुला नहीं सकते, हमेशा हमको याद रखना चाहिए। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। लेकिन यहां पर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सिख भाइयों के साथ सभी राजनीतिक दलों ने हमेशा राजनीति की, सिवाय भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, सिवाय नरेंद्र मोदी जी को छोड़कर। बातें अपने आप में देखने की है। अगर हम बात करें आपका विवाह कार्य की दृष्टि से, आपने कहा था कि आपके कानून में बदलाव आना चाहिए। बात छोटी थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दे करके आपके विवाह कार्य के लिए उस दृष्टि से योजना बना करके उस काम को किया। अगर मैं बात करूं गुरु ग्रंथ साहब, हरमंदिर साहब पर लंगर पर टैक्स लगता था, लंगर के सामान पर टैक्स लगता था। प्रधानमंत्री जी ने लंगर के टैक्स को छूट देते हुए जीएसटी और आईजीएसटी दोनों से छूट दिला करके और सालाना 325 करोड़ रुपए हरमंदिर साहब के नाम पर खजाने में जमा करने का काम हमारी सरकार ने किया। आप देखिए, बात बड़ी आपके ध्यान में नहीं आएगा, दुनिया भर में हमारे सिख भाई हैं, दुनिया भर, और हमारे सिख भाई संपन्न हैं। वो गुरु हरमंदिर साहब को चंदा देना चाहते हैं, वहां समर्थन करना चाहते हैं, वहां लंगर में अपना योगदान करना चाहते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट उन पर लागू होता था। इस कारण से उनको वो दिक्कत आती थी। लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन एफसीआरए का देकर के हरमंदिर साहब को जो ग्लोबल संगत के दृष्टि से उनको आर्थिक रूप से जो भी मदद करना चाहे देने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने नियमों में छूट करके इस कार्यक्रम को पूरा किया।
अभी अभी हमारे भाई साहब चर्चा कर रहे थे और वो चर्चा कर रहे थे कि हमारे करतारपुर साहिब कॉरिडोर बना। अब ये भी देखिए आप, सामने हमारा गुरुद्वारा और हम दर्शन नहीं कर सकते, हम जा नहीं सकते। 4 किलोमीटर का 4.1 किलोमीटर का कॉरिडोर बना करके प्रधानमंत्री जी ने और 500 करोड़ रुपए खर्च करके सुल्तानपुर हमारे जो अपने करतारपुर कॉरिडोर और वीजा फ्री ट्रैवल करने का, यानी कोई वीजा नहीं चाहिए, सीधे आप करतारपुर कॉरिडोर से जाकर के आप दर्शन कर सकते हो, गुरुद्वारे में दर्शन कर सकते हो। इसकी व्यवस्था की तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की, इसको भी हमको ध्यान में रखना। और व्यवस्था ऐसी की है कि 5000 हमारे श्रद्धालु हर दिन जा सकते हैं। 5000 की जाने की व्यवस्था की गई है, 5000 लोग उसमें हर दिन जा सकते हैं, इसकी व्यवस्था की गई। और उसी तरीके से 550वां जो हमारा प्रकाश पर्व था, इस पर 500 करोड़ रुपए खर्च करके सुल्तानपुर लोधी के हमारे उसके शहर को उसको विकसित किया गया, रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज किया गया और विशेष ट्रेनें चला करके काम किया गया। अगर हम बात करें गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें पर्व की, तो आपके ध्यान में आएगा कि उस समय 350 पर्व में जामनगर में 750 बिस्तरों का हॉस्पिटल बना करके प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इस तरीके से विकास करने की कोशिश की है। और अभी हमारी चर्चा हो रही थी, लोग कह रहे थे, बताया उन्होंने कि गुरु नानक जी की बाणी, गुरबाणी और गुरु नानक जी की जो हमारे उन्होंने अपना उपदेश दिया है, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए 67 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरफेथ स्टडीज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में उसको भी शुरुआत की गई है, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी गुरबानी को अब उर्दू में, उड़िया में, मराठी में, हिंदी में, गुजराती में और 15 भाषाओं में ट्रांसलेट करके उसको पढ़ाने का काम शुरू हुआ है, उसको भी ध्यान में रखा गया। और प्रधानमंत्री जी ने यूनेस्को में इस बात का निवेदन किया है कि विदेशी भाषाओं में भी गुरबानी का ट्रांसलेशन होना चाहिए, और ताकि क्योंकि दुनिया भर में हमारे सिख भाई हैं, वो वहां की भाषा में भी, जर्मनी में, फ्रेंच में, बाकी सब में भी उसकी पढ़ाई हो, इसकी व्यवस्था की जा रही है। आप बताइए कौन ऐसा नेता है जिसने सिख भाइयों के लिए इतनी गहराई से चिंता की है? मैं ये दावे से कह सकता हूं, ये काम किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये मैं गौरव से कह सकता हूं। और दिल से किया है, कोई राजनीति नहीं की है। ये सिख भाइयों का विषय था जिसको पूरा करना था। आज ब्लैकलिस्ट में से 314 ब्लैकलिस्ट से हटा दिए गए, सिर्फ 2 रह गए। अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने तो शायद नहीं देखा होगा, मेरे आंखों के सामने मैंने सन 84 का दंगा देखा है, मैंने देखा है अपनी आंखों से दिल्ली, मैंने देखी है वो सारी तस्वीरें। इतने साल गुजर गए और एक आदमी जेल नहीं गया था, एक आदमी जेल नहीं गया था। प्रधानमंत्री जी ने SIT बैठा करके, जो ताकतवर लोग थे आज वो जेल के पीछे है, ये काम किया है तो नरेंद्र मोदी। इसलिए मित्रों, अगर मैं बात करूं, ब्लैक लिस्ट से हटाने की बात हो, चाहे हमारे जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज थे उनकी बात हो, और उन परिवारों को जो बेचारे दंगा में पीड़ित हुए थे उनको आर्थिक मदद देने का भी काम उसको भी किया है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि वैसे तो सिख भाई, सिख कौम अपने आप में बहुत मजबूत है और अपने गुरुद्वारों की चिंता करने में वो सक्षम है, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने तय किया है कि टूरिज्म की दृष्टि से हमारे गुरुद्वारों को और अच्छा बनाया जाएगा और उसको विकसित किया जाएगा, ताकि जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, उसकी व्यवस्था की जाए। और इसके लिए आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ साहब, चमकौर साहब, फिरोजपुर, अमृतसर साहब, हमारे खटकर कला, कलनौर साहब, इन सभी जगहों को
और ये जो हमारा पटियाला हेरिटेज का जो सर्किट है, इसको स्वदेश दर्शन में डेवलप करने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है, ये भी हमको ध्यान में रखना। हमारे जालियांवाला बाग का एक ट्रस्ट बनाया हुआ था, उसमें कौन कौन थे आपको मालूम है? कोई कुछ नहीं कर रहा था। आज आप जाकर के जालियांवाला बाग को देखिए, लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम देखिए, आज आप देखिए उसकी क्या तस्वीर बदली गई है, क्या उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक मॉन्यूमेंट के रूप में, उसको मेमोरियल के रूप में डेवलप किया गया। क्यों नहीं कोई कर पाया? क्यों नहीं कोई सरकार कर पाई? क्यों मोदी जी का इंतजार करना पड़ा? इसलिए कि मोदी जी को सिख भाइयों के लिए दर्द है, दिल में प्यार है, और उन्होंने जो देश के लिए किया है उसको आगे रखने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब ये वीर बाल दिवस क्यों नहीं याद आया? क्यों गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादों की शहादत याद नहीं आई? और आज वीर बाल दिवस के रूप में जब हम बनाते हैं तो दुनिया हमारे उन शहीदों को भी याद करती है, और जिन हमारे जो दोनों बच्चों ने शहादत दी थी उनको भी याद करती है, और उनके इतिहास को पता चलता है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, हर तरीके से कोशिश हुई है, और आपको जानकर के खुशी होगी। अभी अब चर्चा हो रही थी, हमारे सतीश पुनिया जी ने कहा कैक्सटन हॉल देखने जाना चाहते थे, वीर उधम सिंह ने वहां जनरल उडायर को उसका अंत किया था। और लेकिन आज आपको जानकर के इस बात से भी खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में देश कितना आगे बढ़ गया है। आप देखिए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था मुसीबत में है, हमारे यूरोप की अर्थव्यवस्था मुसीबत में है, हमारी दुनिया की अर्थव्यवस्था मुसीबत में है, लेकिन भारत सबसे मजबूती से चल रहा है, और आज हमारा ग्रोथ रेट 7.4% पर खड़ा है और स्टेबल तरीके से बढ़ रहा है। नड्डा ने कहा कि आज भारत बदल गया है, आज देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस बात का दुख है कि राजस्थान के किसानों के साथ कर्जा माफी के नाम पर पिछले चुनाव में छलावा हुआ। उन्होंने कहा कि चुनाव आने के समय कांग्रेस जादूगरी करती है, ऐसे लोगों की छुट्टी होनी चाहिए। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि कांग्रेस नेताओं को घर पर बैठाकर आराम दो और भाजपा नेताओं को काम दो। बात बताना चाहता हूं कि आज भारत बदल गया है, मोदी जी, आज देश आगे बढ़ रहा है, और राजस्थान को भी आगे बढ़ना है। मुझे दुख है जब मैं यहाँ किसान संगत में बात कर रहा हूं तो आपको छल के साथ आपको कहा गया कि क्या कहा गया था कि 1 2 3 4 गिनूंगा और आपका कर्जा। अब कहां गया वो, क्या हुआ, कैसा हुआ? मित्रों, ये छल करने का काम, एक तरफ मोदी जी है जो 2,20,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में पहुंचाया है, 11 करोड़ 78 लाख किसानों को, और एक तरफ ये लोग हैं जो चुनाव आता नहीं है, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, जादूगिरी करते हैं। ऐसे लोगों को छुट्टी करनी है कि नहीं? ऐसे लोगों की छुट्टी करनी है कि नहीं करनी है? ऐसे लोगों की छुट्टी करनी है कि नहीं? इनको घर पे बैठाओ और इनको आराम दो और इनको काम दो। इस काम के लिए आप लग जाओ, इस बात को आप ध्यान रखें। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि किसान जो देश का अन्नदाता है, उसके साथ किस तरह से लंबे समय तक छल हुआ है वह उसके ध्यान में है। उन्होंने राजनीतिक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारतीय जनता पार्टी ने किए गए कामों पर किसानों से चर्चा करते हुए कहा कि लंबे समय से बहुत से लोग खुद को किसान नेता स्थापित करने में लगे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि किसानों के साथ बड़े बड़े नारे जरूर दिए गए, बड़ी बड़ी बातें जरूर की गई, लेकिन धरती पर किसान की तकलीफ को समझने वाले और धरती पर परिवर्तन लाने के लिए सही मायने में अगर किसी ने काम किया है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। हर बारीकियों में जाकर किसान की तकलीफ को समझकर काम करना, इसको अगर किसी ने उतारा है तो वह प्रधानमंत्री ने उतारा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात की जाए तो यह योजना पहले की थी, लेकिन किसानों को इंश्योरेंस कंपनी से मिलता था तो सिर्फ धोखा। किसानों को बरगलाया जाता था, लेकिन धरती पर किसानों की समस्याओं को समझकर उसका जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा मित्रों
यह किसान संगत है, लेकिन किसान संगत के साथ साथ यह राजनीतिक मंच भी है। और किसान जो देश का अन्नदाता है, उसके साथ किस तरीके से लंबे समय तक छल हुआ है, वह भी हम सबको ध्यान में है। और इसलिए राजनीतिक मंच से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने जिन कामों को किया है, वह मैं जरूर किसान भाइयों से चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि लंबे समय तक बहुत से लोग अपने आप को किसान नेता स्थापित करने में लगे और उन्होंने हमेशा किसान की बात की और अपने आप को स्वयंभू किसान नेता कहलाने के लिए भी आतुर रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि किसानों के साथ बड़े बड़े नारे जरूर दिए गए, बड़ी बड़ी बातें जरूर की गई, लेकिन किसान की धरती पर तकलीफ को समझने वाले और धरती पर परिवर्तन लाने वाले सही मायने में किसी ने काम किया तो वह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह मैं गौरव के साथ कहता हूं। और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हर बारीकियों में जाकर के किसान की तकलीफ को समझ करके काम करना, इसको अगर किसी ने उतारा है तो प्रधानमंत्री जी ने उतारा है। मैं अगर बात करूं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो योजना तो पहले भी थी, लेकिन किसानों को क्या मिलता था? किसानों को इंश्योरेंस कंपनी से धोखा मिलता था, किसानों को बरगलाया जाता था। लेकिन किसानों की धरती पर समस्याओं को समझ करके उसका जवाब देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज मैं ये कह सकता हूं कि 1,20,00,000 किसानों का जो केस था उसको सेटल करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया फसल बीमा योजना। आज जिस किसान सम्मान निधि की हम बात कर रहे हैं, आपको मालूम है किसान सम्मान निधि की आंकड़े क्या है? किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ 78 लाख किसान जुड़े हैं, 11 करोड़ 78 लाख किसान, और उसमें से 77 लाख किसान हमारे राजस्थान के हैं, गंगानगर के हैं, हमारे हनुमानगढ़ के हैं। और परिवर्तन क्या होता है उसको भी समझिए। एक समय में एक प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे आप तक पहुंचते हैं, और आज प्रधानमंत्री जी 11 करोड़ 78 लाख किसानों को एक बटन दबाते हैं तो 25,000 करोड़ रुपए, 2-2 हजार रुपए 11 करोड़ 78 लाख किसान के खाते में 15 सेकंड के अंदर पहुंच जाता है, उसके खाते भर दिए जाते हैं। और अभी तक जो ये 12 किश्तें दी गई हैं और 12 किश्तों में 2,20,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में पहुंचाया गया है। 2,20,000 करोड़ रुपए, यानी 2 लाख करोड़ रुपए और 20,000 करोड़ रुपए ये किसान के खाते में 12 इंस्टॉलमेंट में पहुंचाया गया है। अब बताइए किस नेता ने इसका ऐसा काम किया है? कौन सा ऐसा नेता है जो अपने आप को किसान नेता कहलाते होंगे और उन्होंने, प्रधानमंत्री ने, किसी ने भी किसान के सम्मान की चिंता की? अगर मैं बात करूं हमारे प्रधानमंत्री किसान मानदेय योजना, कभी सोचा था कि किसान को पेंशन लगेगी? और मैं चाहूंगा कि हमारे हनुमानगढ़ के भी और गंगानगर के किसान ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से अपने आप को जोड़ने का काम करें
और आपको जानकर के खुशी होगी 20 लाख किसान जुड़ चुके हैं। आपके राजस्थान से 38,000 किसान जुड़ चुके हैं, लेकिन ये संख्या कम है। मैं तो कहूंगा कि कम से कम 10 लाख 15 लाख किसानों को जुड़ना चाहिए और उसके लिए योजना बनी है और आपको मानधन मिलेगा, आपको पेंशन मिलेगी। कभी सोचा नहीं था, इस स्कीम को भी जानने की हमको जरूरत होती है। कभी हमने सोचा था यहां आदमी के स्वास्थ्य की चिंता नहीं होती थी, मिट्टी के स्वास्थ्य की क्या चिंता होगी। ये सॉइल हेल्थ कार्ड आपकी मिट्टी क्या उपज कर सकती है और क्या उपज करना चाहिए, ये सॉइल हेल्थ कार्ड देश में 93% मिट्टी की जांच की जा चुकी है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड की, तो 93% लोगों को उनके जमीन का जो सॉइल का हेल्थ है उसका उनको पूरी की पूरी रिपोर्ट मिल चुकी है। क्या होता है जब अंधेरा छट जाता है और उजाला आ जाता है तो लोग अंधेरे को भूल जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा याद करता हूं उजाले का मजा लेना हो तो अंधेरे को हमेशा याद रखो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बताइए यूरिया के लिए और फर्टिलाइजर के लिए लाठीचार्ज होता था कि नहीं होता था? आप बताइए फर्टिलाइजर ब्लैक होता था कि नहीं होता था? और किसान परेशान होता था कि नहीं होता था? यूरिया आया आता पीछे था, जाता पहले था। देखिए, पहले तो अध्यक्ष जी का पारिवारिक कार्यक्रम में आने के बाद जनता के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए समय देना ये बड़ी बात है जो पार्टी को दूसरी पार्टियों से अलग बनाती है। दूसरा, जिस तरीके से लोगों का रेस्पॉन्स था, जो गर्मजोशी थी, उससे एक संकेत साफ है कि लोग मोदी जी की नीतियों पर भरोसा करते हैं और राजस्थान की इस कांग्रेस पार्टी की नीतियों से तंग आ चुके हैं और बदलाव के लिए तत्पर हैं। तो दोनों ही तरीके के नज़ारे देखने को मिले। केंद्र सरकार ने जो बदलाव के काम किए, जो पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस शुरू की मोदी जी ने, उसके प्रति, नीतियों के प्रति लोगों का जन समर्थन दिखता है साफ तौर पर। किसानों के प्रति, खासतौर पर सिख समाज के प्रति जिस तरीके के बदलाव आए थे, जो नीतियाँ लागू की थी, और दूसरी तरफ राजस्थान में जो अराजकता है, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, कर्जा माफी, अपराध, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दे जिसके कारण प्रतिक्रिया सड़कों पर देखी जा सकती है। किसान संगत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, सह प्रभारी विद्या, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अजय पाल सिंह, उप नेता प्रतिपक्ष और विधायक राजेंद्र राठौड़, सांसद निहाल चंद, भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप गुरजंट सिंह, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, संगरिया विधायक गुरदीप सिंह शाहपीनी, रायसिंह नगर विधायक बलवीर लूथरा, आत्माराम सहित दोनों जिलों से पार्टी के अन्य नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। खास बात यह रही कि हर वक्ता ने अपने संबोधन से पहले बोले सो निहाल सत श्री अकाल का जयकारा लगाया। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। सबको राम राम सत श्री अकाल। इतिहास गवाह है और प्रकृति और पृथ्वी भी गवाह है कि जब एक किसान का पसीना धरती पर गिरता है तो ये धरती अन्नपूर्णा बनती है। और उसी किसान के घर में पैदा हुआ कोई जवान जब सीमा पर लड़ता तो इस भारत मां की आन बान शान की रक्षा होती है। मेरे सामने वो कौम बैठी है जिसने अपने परिश्रम से इस धरती को अन्नपूर्णा बनाया है। मेरे सामने वो कौम बैठी है जिस कौम के घर में सपूत पैदा हुए, महाराजा रणजीत सिंह से लेकर सरदार भगत सिंह तक, जिन्होंने जंगे आजादी में इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व उत्सर्ग कर दिया। किसान सरदारों, इस देश की राजनीति में मुगलों से संघर्ष हुआ, अंग्रेजों से संघर्ष हुआ, और उस संघर्ष में जिसने सबसे ज्यादा अगुवा होकर इस भारत मां की आन बान शान की रक्षा की, वो यही किसान कौम थी। नाम अलग हो सकता है, गोत्र अलग हो सकता है, कुल अलग हो सकता है, वंश अलग हो सकता है, लेकिन इस भारत माता के लिए किसी भी मोर्चे पर जब खड़ा होना होता है तो सब लोग एक सारे भेद भुलाकर एक साथ खड़े होते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक हिंदुस्तान के नक्शे को सुंदर बनाने वाली कोई कौम है तो किसान कौम है। चाहे राजकनाल होए, चाहे सरिंग फीडर होए, उन्होंने मरम्मत करने का काम जिहड़ा है अपनी पिछली सरकार के विच थोड़े आशीर्वाद नाल शुरू होया है। और किसान को जो पानी नहीं मिलता
ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਿਲ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ बढ़िया ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਫਰਟਾਈਲ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 1.25 ਕਰੋੜ रुपए ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1.25 ਕਰੋੜ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 1.25 ਕਰੋੜ रुपए ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਨਹਿਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਆ। ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ऐसे तरीके दूसरे ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ हो रहे हैं एक अपने वो तो बड़ी ऊंची गल हैगी। मनसा रगड़ का सर काटने वाले वो लोग सुखा सिंह मेहताब सिंह मुगलिया सल्तनत के समय में थे जो आज बुड्ढा जोड़ के उसमें है। और नड्डा साहब आपको मालूम होगा गलवान के अंदर पिछले दिनों जब चीन की सेना को पीछे हटा रहे थे उस पीछे हटाने में चीन की सेना को लातों से मार मार कर उनके बॉर्डर तक पहुंचाने वाले सिख रेजिमेंट के बहुत से परिवार के लोग भी यहाँ हैं। मोदी सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया ये सब लोगों को मालूम है। इसके बारे में हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहेंगे पर यह जरूर कहूंगा कि ये वो इलाका है जिस इलाके में स्वामी नाथन की रिपोर्ट के बाद किसानों को 1.5 गुना एमएसपी का पैसा मिलने लगा। आज किसान का नरमा हो, कपास हो, चाहे गेहूं हो, यहाँ के किसान पैदा करते हैं, एफसीआई उसको खरीदते हैं। पर दुर्भाग्य से एक नड्डा साहब ये वो इलाका है जहाँ राजस्थान की हुकूमत ने सत्ता में आने से पहले 10 दिन में कर्जा माफी की बात कही थी और उस कर्जा माफी की गिरफ्त में आकर यहीं के एक सोनलाल ने ये पड़ोस की जिला कलेक्ट्रेट के सामने लटक कर आत्महत्या की और ये कहकर की कि सरकार के मुगालते में आकर मैंने कर्जा नहीं चुकाया, मेरा चक्रवृद्धि ब्याज इतना बढ़ गया, मैं जीवन से को समाप्त कर रहा हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया। हम सब ने मिलके हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा साहब का स्वागत और अभिनंदन हमने किया। एक किसान संगत के रूप में सभी सामाजिक संगठन जो आगे आए और हम लोग मिलके एक अभिनंदन किया। केंद्र सरकार ने 9 साल तक वर्तमान में देश के अंदर जो विश्व के अंदर भारत को एक नक्शे के रूप में आगे किया है और मैं समझता हूँ कि आज एक शक्तिशाली देश भारत बन के उभरा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए उन 9 सालों के कार्यकाल को देखते हुए हम सब ने और सभी सामाजिक संगठनों ने मिलकर आदरणीय नड्डा जी को धन्यवाद, मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए हम सब लोग आए थे। किसान संगत के दौरान हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले के सिख समाज, जाट समाज व किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का शाल उठाकर श्री साहब व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया। इसके अलावा पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप का भी शाल उठाकर सम्मान किया गया।
किसान संगत में शामिल होने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जाट भवन से कुछ ही दूरी पर स्थित पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के निवास पर पहुंचे। यहां पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप व अमित साहू के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जेपी नड्डा का स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया सहित पार्टी के अन्य नेता पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के डॉक्टर रामप्रताप के घर पहुंचने पर सियासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में डॉक्टर रामप्रताप हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की तरफ से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। डॉक्टर रामप्रताप के निवास पर आयोजित कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने डॉक्टर रामप्रताप की खुलकर प्रशंसा की, जिसको राजनीति के जानकार डॉक्टर रामप्रताप को आगामी टिकट मिलने का संकेत भी मान रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा से डॉक्टर रामप्रताप के अलावा भी टिकट के कई दावेदार सामने आ रहे हैं, मगर निजी दौरे पर हनुमानगढ़ आए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सिर्फ एक ही टिकट के दावेदार और भाजपा के कद्दावर नेता डॉक्टर रामप्रताप के निवास पर पहुंचने और वहां आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर रामप्रताप की खुलकर प्रशंसा करने से सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। यहां आयोजित कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने कहा कि डॉक्टर रामप्रताप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और उनके नेतृत्व में भाजपा आगे बढ़ी है। साथ ही नड्डा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनाने के लिए सभी को अभी से तैयारियां शुरू करनी होगी। यह संदेश डॉक्टर रामप्रताप के निवास से दिए जाने के कारण राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है। तभी ये पूरा भर गया था और जब मैं लौट के आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि और ज्यादा संख्या में लोग एकत्र आए। ये जो आपका प्यार मुझे मिला है और पार्टी के प्रति जो आप लोगों का प्यार है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ इस प्यार को संजोकर उसमें से ताकत और ऊर्जा लेकर पार्टी के काम को और अच्छे से करूं, यह आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे जरूर ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि हम सब लोग मिलकर के पार्टी को यशस्वी बनाएं। यहाँ आया हूं, हमारे सभी लोगों ने जिस तरीके से इस कार्यक्रम को एक रूप दिया है और जिस तरीके से भाई साहब ने हमारे इस कार्यक्रम में पूरा आप आयोजित किया है, उसके लिए मैं डॉक्टर साहब को अपनी तरफ से आपने जिस तरीके से पार्टी की सेवा की, जिस तरीके से आपका योगदान रहा है, पार्टी हमेशा उसको याद रखेगी। आप हमारे हजारों कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपसे प्रेरणा लेकर के हम सब लोग काम में जुटते हैं और आगे आने वाले समय में आपसे मैं ये निवेदन भी करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र गति से समाज और देश की सेवा में जुटी हुई है और देश की तस्वीर बदलने में अपना योगदान है। खाली एक जिसे कहते हैं कि राजस्थान में थोड़ा हमारी तपस्या अधूरी रह गई है, उसको पूरा करना है। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं इधर से भी सुनना चाहता हूं, करेंगे कि नहीं करेंगे? मित्रों, यह समय की आवश्यकता है। हर दृष्टि से प्रधानमंत्री जी हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं और यहाँ महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा, दलितों पर अत्याचार सबसे ज्यादा, कानून व्यवस्था का ध्वस्त होना सबसे ज्यादा, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना सबसे ज्यादा और भ्रष्टाचार, आखंड भ्रष्टाचार। ऐसी सरकार को राजस्थान में रहने देना है क्या? ऐसी सरकार रहनी चाहिए क्या? अगला मौका जैसे ही आए इनको घर बैठाओ और इन लोगों को काम दीजिए और काम को आगे बढ़ाइए। ये मैं आपको देखिए, सबसे पहले तो मैं जियाणी परिवार को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उनका रिश्ता हुआ और उसकी वजह से
ये मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने में दूसरी दफ़ा पधारे। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बातें इन्होंने कही हैं, हकीकत में आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी है वो निश्चित तौर पर सरकार बनाएगी और बनाने के बाद में किसान मजदूर सबके हक के काम करेंगे, ऐतिहासिक काम होंगे। जो पार्टी है वो बिल्कुल धरातल पर रह के काम करती है। ये नहीं कि ये काम इस तरीके से है, इन्होंने ये कर दिया इसलिए हम ये कर दें, ये नहीं है। हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम सरकार बनाने के बाद में चाहे वो कोई सा समाज हो, उनके सबके हित के काम किए जाएंगे। भरतपुर में जिंदा जलाए गए युवकों के परिवारों को न्याय दिलाने के लिए आरोपियों की गिरफ्तारी व पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी डॉक्टर अवी गर्ग को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर जिले की कामा तहसील के लाटमिका गांव के रहने वाले जुनेद और उनके साथ नासिर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आए थे और पेरुका गांव के पास वो पहुँचे तो उनको वहां से लग्जरी गाड़ी के अंदर बजरंग दल के और तथाकथित गोरक्षक आए और उनको वहां से ले गए, मार पीट के नूंह जिले के अंदर ले गए, हरियाणा के अंदर। और वहाँ पुलिस उनके साथ थी। वहाँ पुलिस के अंदर लेके गए, पुलिस ने उनको लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो समझ गए कि इनकी इतनी पिटाई हुई है कि मरेंगे, जिंदा नहीं बचेंगे, इसलिए हमारे सिर पे क्यों आए। उनको कह दिया और उन्होंने ले जा के लोहारू के अंदर, जिस गाड़ी के अंदर वो नासिर और जुनेद गए थे, उस गाड़ी के अंदर बोलेरो के अंदर उनको जिंदा जला दिया। इस घटना में असल ये सवाल है कि 2015 के अंदर हरियाणा के अंदर गोरक्षक कानून बना था और 2021 के अंदर इस कानून को लागू करने के लिए उन्होंने एक ज़िले में 11 लोगों की कमेटियां बनाई थी और उस कमेटी के अंदर अधिकार दिया कि 6 लोग बाहर के रह सकते हैं। वो 6 लोग तमाम जो है बजरंग दल के और आरएसएस के लोगों को लिया। वो गुंडागर्दी करते हैं, सरेआम जो है वसूली करते हैं और तथा उस पूरे बेल्ट के अंदर भरतपुर, अलवर और मेवात का पूरा इलाका, वहाँ के ऊपर वो तमाम जो मुसलमान हैं उन पे इसलिए दमन करते हैं कि पूरे हरियाणा में, पंजाब में और राजस्थान में ये तस्वीर जाए कि हिंदू हिंदू एक हो जाओ और उन पे अटैक करके वोट के लिए वो इस तरह का जो माहौल वहाँ पैदा कर रखा है। हम कह रहे हैं कानून की पालना होनी चाहिए, संविधान की पालना होनी चाहिए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।